हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू गुरुजी's फिजिक्स। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था वेक्टर्स का। तो इसके बाद हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था। उसके आगे आज हम कुछ नए नए चीजें देखेंगे। ठीक है। बेसिकली आज बहुत ही सिंपल से बहुत ही कॉमन से चीजें आज हम देखेंगे। क्लास को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन के बारे में। ओके। वेक्टर एडिशन के हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, फाइंड आउट किया था कैसे ट्रायंगल लॉ बना है, कैसे पैरेललोग्राम लॉ और कैसे पॉलीगन लॉ बना है। ठीक है। तो उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए जल्दी से गुरु जी का नाम लेकर शुरू कर देते हैं। जय गुरुदेव जी की। चलिए देखते हैं आगे। तो पहले चीज जो हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था बच्चों। वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है। वेक्टर एडिशन के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या देखा था कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, सपोज दो वेक्टर्स हैं, एक है ए और एक है बी। इन दोनों को ऐड करने से सपोज आ रहा है कुछ एक वेक्टर आर। ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा, या आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये हमने देखा था। साथ ही साथ इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के लिए हम इसको एक एंगल से डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। कोई भी डायरेक्शन हम एक एंगल से बता सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बेसिंग अपॉन किसी एक लाइन या प्लेन या कुछ भी किसी एक सतह के ऊपर बेस करके हम अब उस एंगल को बताते हैं। ठीक है। सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको कैसे बताएंगे कि मान लीजिए ये एक बेस है, इस बेस के ऊपर ये इतना एंगल चढ़ के जा रहा है तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ। ठीक है। तो उसी तरीके से इसके डायरेक्शन को हमने कैसे फाइंड आउट किया था बच्चों, इसके डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट किया था। डायरेक्शन ऑफ आर अगर लिख लेते हैं, ये जो वेक्टर आर है इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसके डायरेक्शन के लिए हम यूज करते थे tan। यहाँ थीटा लिए हैं तो यहाँ अल्फा ले लेते हैं और इसे लिख देते हैं सपोज ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अल्फा इज द एंगल। अल्फा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, तब भी बताया था, अभी फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं तो बता दे रहा हूँ। तकनीक को समझ जाइए, ट्रिक तो नहीं करेंगे, जो भी हो याद रखने का जो फंडा है उसको याद रख लीजिए। आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं तो कंफ्यूज होंगे। ठीक है। इस अल्फा को हम कैसे लिखते हैं, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ किसके साथ, ए के साथ या बी के साथ। अगर ये साइन और कॉस ए के साथ लगा है तो ये जो अल्फा जो एंगल है ये रिजल्टेंट बना रहा है बी के साथ, जिसके साथ कोई साइन या कॉस नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ बी। क्यों बी, क्योंकि यहाँ पे बी कनेक्टेड नहीं है। इस चीज को अगर आप याद रखते हैं, कैसा भी फिगर हो, कहीं पे भी अगर आपको एंगल निकालने की जरूरत पड़ रही है तो आप तुरंत निकाल सकते हो। नहीं तो इसको रट्टा मार के रखोगे तो ये ए बी की जगह सी डी दे दिया, ई एफ दे दिया, कुछ अलग चीज दे दिया। कोई भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप इस फंडामेंटल चीज को दिमाग में रख रहे हो। क्या है कि बी के साथ अगर रिजल्टेंट एंगल अल्फा बना रहा है तो हम बी को अलग रख देंगे, ए के साथ साइन और कॉस कंपोनेंट को जोड़ेंगे। पहला चीज ये। दूसरा चीज ये, हम यहाँ पे टैन का टैन को फाइंड आउट कर रहे हैं, टैन अल्फा को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा ऊपर रहेगा, कॉस थीटा नीचे रहेगा। दोनों ही एक ही वेक्टर के साथ जुड़ेंगे और वो कौन सा वेक्टर होगा, जिसके साथ रिजल्टेंट ये अल्फा एंगल नहीं बना रहा है। बस इतना सा चीज याद रख लीजिए। वेरी वेल एंड गुड। कभी भी आपको कोई दिक्कत की परेशानी की जरूरत नहीं होगी, मतलब दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। जरूरत वैसे किसी को भी नहीं होता है, दिक्कत परेशानी का आ जाते हैं बिन बुलाए। ठीक। तो आर और बी हो गए, ए और बी का हमने ये चीज बोल दिया। ये बच्चों समझे कि नहीं, इसको याद रखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। दोबारा से एक बार क्लियर कट बता रहा हूँ, सुन लीजिए, याद रख लीजिए। एक और ये जो साइन थीटा ऊपर रहेगा, कॉस थीटा नीचे रहेगा, ये पहला चीज। कभी भी आप एंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, सपोज आप ये अल्फा लिख रहे हैं, इसको पहले tan इनवर्स लिख दिया। ठीक है। यहाँ तक तो ये tan इधर आ गया, tan इनवर्स बन गया। अब ऊपर की से रखें नीचे की से रखें, ये दिक्कत है। ये अल्फा अगर ये रिजल्टेंट
एक वेक्टर सपोज मान लेते हैं v, ये सपोज ये रिजल्टेंट जो है ये v वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा उस v को नीचे लिख दीजिए, प्लस उसके साथ सपोज एक v वेक्टर था और एक मान लीजिए y वेक्टर है, तो ये y वेक्टर के साथ जुड़ेगा cos थीटा और वही y के साथ ऊपर रहेगा sin थीटा, ठीक है। यहाँ cos थोड़ा अधिक दिख रहा है, ये हो गया cos थीटा, ये sin थीटा, ठीक है। तो y के साथ sin थीटा रहा, y के साथ cos थीटा, ऊपर sin नीचे cos, क्योंकि यहाँ tan हो रहा है। ये बच्चों मतलब मैथमेटिकल, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ मैं बस याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया, तो ये एक v वेक्टर था, ये y वेक्टर था। थीटा जो एंगल है वो v और y के बीच का एंगल है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो अल्फा एंगल है, ये एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, ये v और y का एडिशन का रिजल्टेंट विथ y, सॉरी विथ v, ठीक है, विथ वेक्टर v। तभी v सिंगल एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, वो उसके साथ कोई साइन कॉस नहीं जुड़ेगा जिसके साथ रिजल्टेंट ने एंगल नहीं बनाया। होपफुली आप समझ गए होंगे, आगे गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक सा चीज था, इतना हमने एडिशन में पढ़ा था, ठीक है। पढ़ना तो याद तो इसी को रखते हैं बच्चे, इसी से काम बनते रहता है, थोड़ा बहुत काम बन जाते हैं ये नीट लेवल के या स्कूल लेवल के। आगे थोड़ा डिफिकल्ट वाले एंट्रेंस के एग्जाम होगा, या फिर कोई बेहतर सवाल अगर जानने की ज्यादा इच्छा हो, आप बहुत अच्छे से फिजिक्स को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बेहतर सवाल बनाते वक्त ये डायरेक्ट फॉर्मूला रट के फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट थॉरो समझना पड़ेगा, ठीक है, वो चाहे वेक्टर या कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक दो चीज यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। ये बेसिक सा चीज था, ये हमने समझ लिया, पहले समझा था, अभी बस रिवाइज थोड़ा सा कर लिया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, दो चार छोटे छोटे चीजें देखेंगे, ठीक है, दो ही छोटे चीजें देख लेते हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा था, सपोज ये कोई वेक्टर है ए, इसके जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन रहे थे, हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, अगर ऐसे एक्सिस का सिस्टम है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया। यहाँ पे हमने एक मजेदार चीज देखा था कि सपोज हम इस ए एक्स को क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं इस वेक्टर के अलोंग और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर के अलोंग, मान लीजिए ये, ठीक है। तो ये बन रहा था बच्चों ए एक्स, अगर ये एंगल थीटा है जो रिजल्टेंट इसके साथ बना रहा है, ये बन जा रहा था बच्चों ए एक्स कॉस थीटा, और ये जो है ये बन रहा था ए एक्स साइन थीटा। वेल एंड गुड, वेरी गुड। अब y को भी अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करेंगे, एक होगा इसके अलोंग, एक होगा उसके जिस अलोंग लिए है उसके 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात हो रही है। तो ये ए वाई था, तो ये मान लेते हैं इसके अलोंग है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 माइनस थीटा, तो ये ए वाई, ये कितना हो जाएगा, ए वाई कॉस 90 माइनस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं ए वाई साइन थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में बढ़िया तरीके से देखा था, समझा था, हम बस उस चीज को एक बार देख रहे हैं दोबारा से, क्यों देख रहे हैं वो अभी पता लगेगा, ठीक है। तो ये एक वेक्टर हुआ, इस वेक्टर को, इस ए वाई वेक्टर को हमने एक ऐसे रिजॉल्व किया, तो दूसरा कैसे होगा, एग्जैक्टली इसके 90 डिग्री पे होगा। तो मान लीजिए ये अगर था ए वाई साइन थीटा, तो ये बनेगा ए वाई कॉस थीटा। आप इसे डायरेक्ट कॉस थीटा लिख लीजिए, या फिर ऐसे सोच लीजिए कि 90 माइनस थीटा ये है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। 50 तरीके से सोच सकते हैं, ये सब ने हमने, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ए साइन थीटा, ये वाई कॉस थीटा, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मुझे, हमने ये भी देखा था कि ये जो ए हो रहा है, ये जो ए है, ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये वेक्टर ए था, उसका मैग्नीट्यूड इतना हो रहा है, वो इसके और इसके
एडिशन के बराबर, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। हमने क्या लिखा है, ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा। ठीक है, ए वाई साइन थीटा एक्स कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर इसका मैग्नीट्यूड हो गए। ठीक है, इसको हमने बाद में ये भी देखा था, ये एक्स जो है इट इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, ये ए वाई कुछ नहीं ए साइन थीटा, तो ये ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन ले लिया 1 हो गया, ए इज इक्वल टू ए आ गया, वो एक चीज। ठीक है, लेकिन मुमकिन है कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट आपको पूछ दे कि अगर एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, अगर एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आपको बता दिया गया, वाई कंपोनेंट आपको बता दिया गया, और आपको बोला जा रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बताने को, ए का एक्स कंपोनेंट बोल दिया, वाई कंपोनेंट बोल दिया, ए का मैग्नीट्यूड बताया, बड़ा आसान है, पाइथागोरस लगा दिया, आंसर आ गया, वेरी गुड। इसी चीज को अगर दूसरे तरीके से आपको ऐसे बोला जा रहा है, आपको इसका मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, ए एक्स आपको बोल दिया, ए वाई आपको बोल दिया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया, और साथ ही साथ एंगल आपको, ये जो थीटा वाला एंगल है ये आपको बता दिया गया, तब भी आप आसान तरीके से इसको निकाल लोगे, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हम पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, इसके 50 तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सवाल ये आता है, लेकिन अगर ऐसा कोई वेक्टर दिया गया है, सपोज दिस इज वेक्टर है, और दूसरा एक वेक्टर का एडिशन करें, यहाँ पे हमने कंपोनेंट को लिया और उसी को दोबारा से देखा कि उसको ऐड करके हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये एंगल हमेशा 90 डिग्री हो, कुछ और एंगल हो गया तो देखते हैं क्या केस बन रहा है। ठीक है, दीज थिंग्स आर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद वेक्टर्स। ठीक है, हम वेक्टर के साथ अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये आपको किसी बुक में या किसी इंस्टीट्यूट में या कोई सर मैडम आपको पढ़ाने जैसा शायद ही कहीं पे पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारा मोटिव थोड़ा अलग है। अब लगे रहिए, आपको समझ में आता रहेगा, हमें फिजिक्स को जानना है। ठीक है, अब ना हमको कोई एंट्रेंस क्लियर करना है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ना हमें क्लास का टॉपर बनना है हम पढ़ रहे हैं, हमें फिजिक्स समझना है आनंद के साथ, वही चीज हम बस फॉलो करेंगे यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। ओके, देखिए, तो ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, ये सपोज ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इसी तरीके से यहाँ पे अगर कुछ खुरापती करने जाए तो चीज कैसा बनेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि मान लेते हैं यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये जो ए था इसका, इसके अलोंग अगर हम ए को रिजॉल्व करें और इसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ऐसे रिजॉल्व होगा ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इज दिस लेंथ। ओके, इसका जो लेंथ होगा, ये वेक्टर तो है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के हिसाब से यहाँ पे ये वाला लेंथ आएगा, तो मान लेते हैं ये अलोंग गया है, और ये जो एंगल है, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 90 डिग्री ये था, तो हमने बोला इन दोनों का एडिशन 90 होगा, अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, चीज आसान थे। यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है ये एंगल कितना है, कुछ एक एंगल होगा ऑप्टिक्स जैसा दिख रहा है तो ऑप्टिक्स होगा, बट वी कैन नॉट से विद एक्यूरेसी कि ये एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये थीटा लिए हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये फाई है, कोई भी एंगल हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं इसका, अपना नाम भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने मान लिया ये फाई है, वेरी गुड। ये अगर फाई है और ये बी है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, बी कॉस फाई। ये बी कॉस फाई, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये जो होगा, दिख रहा है परपेंडिकुलर, हाँ ठीक ठाक दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, ये इसका पूंछ को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बनाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये एक रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, ओके, तो अभी हमें क्या पता चला, ये जो आर है, जो रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड किस किस से बना है, मैग्नीट्यूड की हम बस बात कर रहे हैं, वो ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस फाई, वेयर
थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए, फाई इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ वेक्टर बी। ठीक है, तो ऐसे जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये कितना हो जा रहा है, ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस फाई, where theta and phi are the angle made by the resultant with a and b respectively, vector a and b respectively। ओके, तो यहां से अगर देखिए सपोज आपको ऐसे बोल दिया जा रहा है कि ये आपको गिवन है, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि a cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग, सपोज 5 यूनिट्स, ठीक है, अब b cos फाइव इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है, एग्जाम का सपोज ये कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, a cos थीटा 5 यूनिट, b cos फाइव 6 यूनिट, आपको पूछा गया ये a और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर a एंड फाई इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर b। ओके, r आपको बताया गया है, यह है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ओके, ये a और b है वेक्टर का, जहां पे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है b। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ उल्टा लिखते लिखते हम आगे बढ़े, लेकिन बात को समझिए। r एक वेक्टर है जो a और b वेक्टर का रिजल्टेंट है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, हमें डेटा गिवन है a cos थीटा इतना है, b cos फाई इतना है, थीटा क्या है, कौन सा एंगल, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, फाई कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर बी। वेल एंड गुड। अब आपको पूछा गया है कि इतना डेटा के साथ आप फाइंड आउट कीजिए आर का रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो मुमकिन है आप एग्जाम में बैठ के थोड़ा 1-2-30-40 सेकंड का थोड़ा सा दिमाग, अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो 20-25 सेकंड या 30 सेकंड के थोड़ा सा कॉमन इंट्यूशन वाले कैलकुलेशन से आप यहां तक पहुंच जाएं और आपको पता चल जाए कि ये जो रिजल्टेंट होता है ये a cos थीटा और b cos फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका आंसर होगा इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 11 यूनिट्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो बस हमने ये चीज को थोड़ा सा घुमा के देखा कि अगर यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, a cos थीटा b cos फाई, ऐड करने से हमें इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा। ज्योमेट्रिकल मेथड पे हम चल रहे हैं तो हमें क्या पता है, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। ओके, और यहाँ पे हमने पूरा का पूरा लेंथ का, तो प्रोपोर्शन का बात नहीं, जितना आया उतना ही मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रोपोर्शन तो हम इसको डायग्राम बनाने में बना रहे थे। ठीक है, और दूसरा जो चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, ये हमने पहले भी बात किया था कि ये वाला a साइन थीटा और सॉरी ये फाई होगा बच्चों। ठीक है, ये b साइन फाई, a साइन थीटा और b साइन फाई कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट ये बच्चों नीचे की तरफ डायरेक्शन है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, और ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। रेक्टेंगल के दो ऑपोजिट साइड्स हैं तो लेंथ इक्वल होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका, इस रिजल्टेंट के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले बात किए हुए हैं तो इसमें और कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, ये बस मैंने आपको इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि ये जो a cos थीटा और b cos फाई, ये मुमकिन है कि कुछ बच्चे घबरा जाए, अरे ये क्या डेटा दे दिया, रिजल्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, घबराना नहीं है, चीजों को शांति से सोचिएगा, हर चीज का आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था कुछ नॉर्मल सा चीज। अभी हम एक छोटा सा चीज देख लेंगे, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और वेक्टर एडिशन देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास बच्चों बहुत ही हल्का फुल्का रहेगा, ज्यादा किसी चीज का बर्डन हम नहीं लेंगे, और आज के बाद से आप मान सकते हैं कि हर क्लास हल्का फुल्का रहेगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा शायद आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हम बात करेंगे फिजिकल फिजिक्स के बारे में। अजीब लग रहा है लेकिन फिजिकल फिजिक्स मतलब फिजिकली फिजिक्स क्या है, ऐसे तो है ही फिजिक्स, लेकिन
बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इसको बना दिया जा रहा है, ठीक है। सारी चीजें मैथ्स में सॉल्व करो, ये आ रहा है तो ये हो रहा है, वो सारी चीजें हम नहीं घुसेंगे। हम आम इंसान की तरह चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट वाला छोटा सा चीज हम देखेंगे वो है स्केलर मल्टीप्लाइड टू ए वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लाइड टू ए वेक्टर, ठीक है। एक स्केलर को हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान चीज है। देखिए ये सपोज एक स्केलर है, इसको हमने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो हम जैसे नहीं करते थे a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू ए बी, तो एग्जैक्टली ये m मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर a इज इक्वल टू m है, और कुछ नहीं, ठीक है। मजाक लग रहा होगा ये सब क्या बता रहे हैं, क्या हो गया, लेकिन चीज वही है, लिखने का तरीका वही है, लेकिन लिख तो हम ऐसे रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंट हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए ये जो वेक्टर है इसमें दो चीजें होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग लिख रहा हूं बस, और ये एक होता है डायरेक्शन, डर लिख रहा हूं DIR, ओके। तो ये मैग्नीट्यूड एक स्केलर होता है, ये डायरेक्शन एक वेक्टर प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यही दोनों, ये मेन चीज है जो इस चीज को वेक्टर बनाता है, स्केलर तो नहीं तो स्केलर ही बन जाता, ठीक है। तो ये जो स्केलर है ये भी एक स्केलर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन वो रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिकली हम चीज को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, तो मान लीजिए ये है वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन इधर था। अब हमने इसको सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एक स्केलर है, यहाँ पे जैसे हमने m लिखा था जनरल पर्पस के लिए, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मान लीजिए ये जो 2a वेक्टर है वो कैसे बनेगा, वो इसी डायरेक्शन में दुगना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर ये x यूनिट था इसका लेंथ पहले, अब ये कितना हो जाएगा, 2x यूनिट्स, ठीक है। एक्स मैंने जनरल पर्पस के लिए लिया है, आप इसको 1 यूनिट ले सकते हैं, तो ये 2 यूनिट आ जाएगा। पहले वाले को अगर 5 यूनिट लिए थे तो दूसरे 10 यूनिट आ जाएगा, जितना भी होगा उसका दुगना उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा, ठीक है। तो अगर सपोज ये ए वेक्टर था तो ये बड़ा वाला 2a वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे और एरो मत देना, डायरेक्ट ऐसे सीधा लाइन खींचना, ये 2a वेक्टर, दिस इज 2a वेक्टर। अगर ये a वेक्टर था तो ये इतना छोटा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा एक फंडामेंटल था, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो ये था स्केलर मल्टीप्लाई टू ए वेक्टर, वेरी वेल एंड गुड। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे वेक्टर एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखिए थोड़ा समझिए, क्या इसको इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका जरूरत है, वो थोड़ा समझ जाइए। हमने पहले पढ़ा था, पहले बचपन में पढ़ा था स्केलर, अभी 11 में आके या 9-10 में थोड़ा बहुत हिंट रहता है, वहां मान लीजिए 11 से हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर मतलब हमें पता है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5, बट 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब सॉरी 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 जो कि होता है 5, ठीक है। ये अगर 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे, हम इतने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जहन में बैठ चुका है, ठीक है। किसी एक क्लास में ही आता भी है मैथ्स में, जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब जनरली रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये पढ़ते हैं हम बचपन में। तो वो सारे किसके लिए थे, तब ऐसे नहीं बोला जाता है कि बच्चा ये स्केलर के लिए है, इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि हमें वेक्टर का पता ही नहीं था, तब बच्चों को बताया नहीं जाता है कि आगे आपको सामना एक वेक्टर नाम के चीज से भी करना पड़ेगा। तब बच्चे जानते नहीं, एक ही चीज जानते हैं, उसी के प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम बड़े हो गए हैं, अभी हम स्केलर के साथ हमें पता चल चुका है कि एक वेक्टर तरीका
एक वेक्टर क्वांटिटी भी होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके प्रॉपर्टी को भी हम देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, किसके लिए चेक करेंगे? उन्हीं सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड के लिए हम चेक करके देखेंगे कि इनके क्या प्रभाव रहता है, क्या वो वही रहे जो स्केलर के थे या कुछ बदल रहे हैं। समझ में आ रहा? तो वही चीज हम बस यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, जो पहला प्रॉपर्टी आएगा वो दो तीन प्रॉपर्टी होते हैं। पहला हम मान लेते हैं, चलिए सबसे आसान जैसा जो दिखता है वो मान लीजिए। दिमाग में सबसे पहले एसोसिएटिव ही आता है, ठीक है। स्पेलिंग क्या है बच्चों? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो ज्यादा ही एसोसिएट कर दिए हम। एसोसिएट क्या रहता है बच्चों इसका स्पेलिंग? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। क्या एसोसिएटिव रहता है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। मतलब वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन, ये जो लॉ है ना, ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, जिसे डिवीजन फॉलो नहीं करता है। मतलब a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो इसका मतलब है डिवीजन इस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। सब्ट्रैक्शन इस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। मल्टीप्लीकेशन इस एसोसिएटिव लॉ को, इस एसोसिएटिव लॉ को बच्चों, यहाँ पे c होगा बच्चों, इस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में होता है ना a इंटू बी इज इक्वल टू बी, तो फॉलो करता है, एडिशन करता है, ठीक है। स्केलर में भी करता था, वेक्टर में भी करता है, ठीक है। स्केलर का हमें पता है, हम उसका टेंशन नहीं ले रहे। वेक्टर का अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ वेक्टर एडिशन कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। जैसे हमने एडिशन कौन कौन सा लॉ फॉलो कर रहा था देखा था, एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है। इसको बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं किसके नाम में किसको जोड़े। तो देखिए तीनों लॉ एक बार देख लेते हैं, फिर इनके नाम को और क्या हो रहा है उस पर तालमेल जोड़ लेंगे, ठीक है। रिलेशन को जोड़ के याद रखने में आसानी जैसे वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला था एसोसिएटिव लॉ, अभी दूसरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मान लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे भी वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, ये फॉलो करता है, ठीक है। फॉलोज, वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ये भी फॉलो करता है। एडिशन तो हर चीज फॉलो करता ही है, ठीक है, स्केलर में भी और वेक्टर में भी देखेंगे हम। तो m टाइम्स a प्लस b इज इक्वल टू m टाइम्स a वेक्टर a प्लस m टाइम्स वेक्टर b, ठीक है। ये फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ अगर एडिशन की बात करें, देख लीजिए, सपोज ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर ऐसा ही फिगर है तो इसको पैरेललोग्राम लॉ बनाना आसान होगा। तो हमारा रिजल्टेंट कुछ आ जाएगा ये आर वेक्टर, ठीक है। अब आप इसके साथ इसको जोड़ें या इसके साथ इसको जोड़ें, रिजल्टेंट तो वही आना होगा ना, है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली, बहुत आसान है इसको समझना, ठीक है। तो ये था, इससे हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, ठीक है कि नहीं? समझे कि नहीं? इसमें कुछ ज्यादा बोलने वाला नहीं। आप बुक निकाल के देखोगे कोई क्या क्या अजीब डेरिवेशन रहता है, एग्जाम में शायद आता होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर आपको स्कूल में कराया जा रहा है तो कर लीजिए, फिर भी वो डेरिवेशन आसानी होगा, कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार देखने से आप समझ जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल चीज था, अगर आपको ऐसे पूछा जाता है बेटा थोड़ा सोच के बता कि एसोसिएटिव लॉ को वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा कि नहीं, तो मेरा विश्वास है कि आप हाँ ही बोलोगे। आपका उतना आईक्यू लेवल होगा कि आप देख के सोच के थोड़ा सा बोल पाओगे कि हाँ इसके साथ इसको जोड़ लो या इसके साथ इसको जोड़ लो,
रिजल्टेंट सेम आएगा। क्यों आएगा सेम बच्चा? इफेक्ट तो दोनों सेम ही रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिसकी हमने बात की थी, cos थीटा प्लस बी cos फाइव। ओके, कैसे भी सोच सकते हो, इट्स अप टू यू, बट लॉजिकल क्लियर रहना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है? ठीक है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। सपोज ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम में देख लेते हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट आ गया। ओके, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये है रिजल्टेंट। वेल एंड गुड। अभी हमने इसके रिजल्टेंट को a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एम है, ठीक है। तो हम मान रहे हैं इसके रिजल्टेंट को हमने बढ़ा दिया, या फिर इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है यहां से। अगर दिस इक्वल टू दिस है तो दिस इक्वल टू दिस है ना, उसमें तो कोई दो रहा नहीं है ना। तो इधर से हम पहले सोच लेते हैं, थोड़ा आसानी होगा समझने में, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमने ये जो b है, जो इतने मैग्नीट्यूड का था, उसको हमने आधा कर दिया, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं ये जो वेक्टर है, यहां से यहां तक जो वेक्टर है, दिस इज 0.5 ऑफ b, वेक्टर b, इसको आधा कर दिया। ये जितना था इसका आधा कर दिया। ओके, ए को भी हमने आधा कर दिया, ठीक है। तभी यहाँ पे एम ए और एम बी आएगा ना, जहां पे हम ले रहे हैं एम इज इक्वल टू 0.5। ओके, ये हमने, तो ये हमारा आ गया 0.5 ए, ठीक है, बढ़िया। तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसे कुछ ऐसे मान लीजिए। हाँ, कुछ ऐसे ही आएगा। फिगर पे उतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, थोड़ा लॉजिक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे वेक्टर आ गया, ठीक। तो इसका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो कौन सा है? ये आया। तो ये कुछ दिख रहा है आपको? ये जो ये पूरा जो लेंथ था आर का, उसका आधा, मतलब हम कह सकते हैं दिस इज 0.5 ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ आर, कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे फिगर में देख कर लग रहा है। यही सेम चीज को आप दुगना भी कर सकते थे। यहाँ जगह नहीं था, नहीं तो मैं जनरली दुगना करके ही बताता हूँ, ज्यादा इंट्यूटिव रहता है। आधा करके भी देख सकते हैं, 3 गुना कर लीजिए, 0.3 टाइम्स कर लीजिए, कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसे? इन दोनों वेक्टर्स को, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उसी रियल नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये हमें बस मोटा मोटा सा फिगर में देख के फील हुआ, ठीक है, चीज हमें बस फील हुआ, ठीक है। अगर एक्यूरेट मैथमेटिकल सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए। अगर आप में मैथ्स थोड़ा बहुत आप स्ट्रांग है तो आपको पता होगा कि ये जो बड़ा वाले फिगर है, इसमें इसी पैरेललोग्राम के एग्जैक्टली 3 और पैरेललोग्राम छुपे हुए हैं। बात समझ में आई? मतलब ये पैरेललोग्राम जितना डायमेंशंस का है, जिस शेप का है, एग्जैक्टली ये पैरेललोग्राम भी वही शेप का, ये भी उसी शेप का, ये भी उसी शेप का, ठीक है। जिसे आप मैथमेटिकली बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? चलिए तुरंत बात कर लेते हैं। ये और ये लेंथ सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। दूसरा कौन कौन सा सेम हो जाएगा बच्चों? इसके पैरेलल ये वाला लाइन है, क्योंकि पैरेललोग्राम था, तो ये को इसको एक्सटेंड किया, तो ये दोनों पैरेललोग्राम, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन भी एग्जैक्ट सेम मैनर में पैरेलल। तो एग्जैक्टली अगर ये और ये लेंथ सेम है, और ये चारों साइड्स, इन चारों साइड्स के प्रोपोर्शनल और पैरेलल है, और एक साइड इक्वल है, तो डेफिनेटली ये दोनों पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम मैनर में ये तीनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो होता है सिमिलर भी नहीं, हर चीज सेम है। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला? इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल। ये पूरा था आर, और इसी को दो इक्वल पार्ट में तोड़े हैं, तो ऑब्वियसली 0.5 आर, 0.5 आर है ना, आएगा क्या बबुआ? समझ में आया? तो 0.5 आर, 0.5 आर, ये भी 0.5 आर आएगा, ठीक है। ये था इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इसी चीज को पैरेललोग्राम में अगर दिक्कत हो रहा है तो राइट ट्रायंगल में लेके सोच लीजिए। राइट ट्रायंगल में मान लीजिए ये है रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर्स का, इसे आपने दुगना कर दिया, इसे भी दुगना कर दिया, इसे ए और बी को।
अब यहाँ पे अगर ये यहाँ तक पहुंचा है तो ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए इस पूरे लंबे वेक्टर को नीचे ना शिफ्ट करना होगा। तो ये मान लीजिए ये नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। एक सेकंड बच्चों चेक करने दीजिए कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ, बढ़िया आ रहा है एकदम मार्जिन में, मजा ही आ गया। तो ये आ गया, तो ये जो आएगा ये कुछ रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ठीक है। हम फिगर इतना बढ़िया बनाए हैं कि देखिए एकदम वहीं पे जाके मीट हुआ है, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल वो फिगर देख के गेस करने वाला बात, बहुत बच्चे करते हैं, बड़ा सही तरीका है। हाँ, मैथ्स में फिगर देख के बच्चे आंसर गेस कर लेते हैं। टैलेंट लेवल कुछ ज्यादा ही रहता है बच्चों का आजकल। हाँ, देश तरक्की कर रहा है बच्चों। तो ये ऐसा हो रहा है, ये तो था ऐसे फिगर के हिसाब से। लॉजिकली अगर इस चीज को भी हम यहाँ पे जैसे बोले थे वैसे ही देखने जाएं, तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम लॉ पे देखे थे, यहाँ पे आप चाहे तो ट्रायंगल लॉ पे देख लीजिए, नहीं तो इसी ट्रायंगल को पैरेललोग्राम बना के सोच लीजिए, कैसे भी सोचिए। तो मैं इसका बताऊंगा नहीं, आप पे छोड़ता हूँ। ये 8वीं 9वीं क्लास में ये सारे ज्योमेट्री आप पढ़े रहते हो 8 और 9 क्लास में, उस हिसाब से इसको फंडामेंटली सॉल्व करके जान में आपको पता चल जाएगा कि अगर हमने एक साइड को किसी एक नंबर पे, यहाँ पे जैसे ये ए था तो ये हम मान रहे थे ये जो पूरा वाला वेक्टर था वो हमने दुगना किया था, यानी कि 2a वेक्टर किया था। यहाँ पे हमने आधा किया था, इसे आधा दुगना तिगुना 0.3 0.5 कुछ भी करके देखिए चीज बनता है, ठीक है। इसी की वजह से ये लॉ निकल के आया कि ये जो वेक्टर एडिशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। बढ़िया। अभी तीसरा वाला जो लॉ आएगा बच्चों वो आएगा कम्यूटेटिव लॉ। वो आएगा बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। अरे भैया गलत कर दिया भैया, सॉरी बच्चों। हाँ, ये कम्यूटेटिव लॉ है, पहले मतलब समझा देता तो शायद ये गलती नहीं होता। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIV, ठीक है। यह है कम्यूटेटिव लॉ। वेरी सॉरी बच्चों, ये कम्यूटेटिव लॉ है और ये है एसोसिएटिव लॉ, अभी जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मीनिंग बता रहा होता तो ये गलती नहीं होता, मीनिंग लास्ट में बताने के लिए छोड़ा, मतलब कैसे याद रखना है तो मैं खुद ही भूल गया ठीक है। यह है एसोसिएटिव लॉ, ठीक। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, सपोज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। कहने का मतलब यह है आप B और C को पहले जोड़ लीजिए, उसके रिजल्टेंट के साथ A को जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा आप A और B को पहले जोड़ लीजिए। इसका सपोज रिजल्टेंट आ रहा है R2 वेक्टर, इसके साथ C को जोड़िए वही रिजल्ट आएगा। अगर ये सपोज इसका रिजल्टेंट आ रहा है R1 वेक्टर, इसके साथ A को जोड़ने से वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। लिख देते हैं, लिख रहे हैं तो, ठीक है। बड़ा आसान से चीज है, इसे भी आप बड़े आसानी से इंटरप्रेट कर पाओगे। इंट्यूटिव, काफी इंट्यूटिव है ये। और इसका जो थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बता नहीं रहा हूँ, कोई भी बुक खोल के देखिएगा बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई इसमें बड़ा बात नहीं है, देख के ही समझ में आ रहा है, हाँ सर ये तो होगा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं जिस चीज के बारे में बोल रहा था, ये फिजिक्स में तो उतना काम नहीं आता, मैथ्स के दूसरे सब्जेक्ट, मैथ्स में कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सा A प्लस बी, और जनरली कंफ्यूजन बच्चे, एटलीस्ट मुझे तो कंफ्यूजन होता है इसको और इसको लेके, ये कम्यूटेटिव है या ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो इसको याद ऐसे रख लीजिए बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ में मान लीजिए, कम्यूटेटिव से एक चीज याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि कम्युनिकेशन, वी कम्युनिकेट विथ अदर पीपल्स, हम बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, A B से बात करे या B A से बात करे, चीज बराबर एक ही चीज हो रहा है, तो इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है कि ये पूरा एक एसोसिएशन है, अब B और C मिलके काम कर रहे हैं, A अलग काम कर रहे हैं, तब भी एसोसिएटेड वो सेम काम ही करेंगे, या फिर A और B मिलके काम कर रहे हैं, C अलग काम कर रहे हैं, तब भी एसोसिएटिवली वो एक ही अमाउंट का काम करेंगे, ठीक है। पता नहीं आपको ये कैसा लगा याद रखने का तरीका, बट
अच्छा है, मतलब फॉलो कर सकते हैं, मजा आएगा, भूलेंगे नहीं शायद। ठीक है, तो ये था एसोसिएटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो कुछ है ही नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक चीज को लंबा खींचना है। तो एम ए प्लस बी पे, मतलब 10 बच्चों को दिया गया था 5-5 चॉकलेट, और उसी को हम अलग तरीके से तोड़ के लिख रहे हैं कि पहले 5 बच्चों को 5-5 चॉकलेट, फिर 5 बच्चों को 5-5 चॉकलेट। इसको याद रखना कोई बड़ा बात नहीं है, हम छोटे से चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं, लंबा करके लिखते हैं। ओके, होपफुली आपको मेरा ये नायाब ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में बताइएगा, हमारे पास ऐसे नायाब ट्रिकों का खदान है, हम आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे वो है बच्चों नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्लास आज ज्यादा लंबा बिल्कुल नहीं करेंगे, और पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मेरा क्लास आ ही नहीं पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। चलिए, अब तो बोलेंगे नहीं, अब सीधा करेंगे, क्लासेस ज्यादा करेंगे, बढ़िया करेंगे, मजेदार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आनंद लेंगे, बस आएंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत मजेदार बातें करेंगे, आप आइएगा, मजा लीजिएगा और आनंद आप भी लीजिएगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर तो हमने पढ़ चुका है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो, याद नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ वेक्टर में नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़े थे ना, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन जैसे हमने बात किया था कि बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की अभी हम बात करें, एडिशन खत्म हो गया, अभी हम सब्ट्रैक्शन पे आए हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, इसके भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन। ओके, तो उतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये एडिशन ही एक है, मल्टीप्लीकेशन ही एक है, और बाकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को हम इन्हीं दोनों में थोप के काम चला रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में स्केलर में भी वही है, बस मतलब चीज को इतना कम उम्र में बिना सोचे समझे हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं ना, तो बिना भूख के लगे उसे खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठता नहीं है, बैठता है जब 10, 11, 12 में उसके कुछ इन डेप्थ वाले चीजें आते हैं तो समझ में आते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज ए माइनस बी वेक्टर हमें करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, ये एक वेक्टर है ए, ये सपोज मान लेते हैं एक वेक्टर है बी। अब इस इन दोनों को ऐड करना हमें पता है, हम क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करके इसको भगा भगा के यहाँ तक लाएंगे, और ज्यादा लंबा हो गया, चलिए इसी का पूंछ खींच देते हैं मिटाने से अच्छा। तो ये बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर को हमने पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ रख दिया, फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा लिया। मान लीजिए अगर ऐसे ही शिफ्ट किए हैं तो ये पैरेललोग्राम मेरे से एक बार में कभी नहीं बन रहा है, बड़ी दुविधा हो गई है, पहले बनती थी। ठीक है, तो ये कुछ पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, मान लेते हैं, तो ये बन गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ज्यादा ही आर्टिस्टिक बन जा रहे हैं हम, एक लाइन को सीधा नहीं खींच के ज्यादा ही स्क्रिप्ट मार रहे हैं। छोड़िए, और मिटा नहीं रहा, मान जाइए। ठीक है, ये है सपोज रिजल्टेंट जो है आर ए प्लस बी के एडिशन के बराबर, ये हमें पता है। सब्ट्रैक्शन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें? बड़ा आसान है, आप लोग पढ़े थे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सपोज हमें a माइनस बी निकालना है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि ये a प्लस ऑफ a एडेड टू नेगेटिव ऑफ b, a एडेड टू नेगेटिव ऑफ b। ऑफ कोर्स वी कैन राइट। तो ये प्लस माइनस में 50 बार बोलो, आगे गलती हुआ तो डंडा लेके घर जाके पीटूंगा। नेगेटिव ना स्केलर का अपना बाप का प्रॉपर्टी, ना वेक्टर का, वो मैथ्स का प्रॉपर्टी, वो स्केलर का जितना वेक्टर का भी उतना, अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वे में हमने इस चीज को ऐसे लिख दिया, ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी। अगर ये बी है तो नेगेटिव ऑफ बी हमने पढ़ा था कि ये मैग्नीट्यूड को सेम रख के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस है। ये आ गया हमारा नेगेटिव ऑफ बी, ये नेगेटिव ऑफ बी आ गया, ये ए था। इन दोनों वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते का? सकते हैं कि नहीं? कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम बनाओ, यहाँ से खींचो, और ये थोड़ा कुछ ऐसे टेढ़ा होगा, हाँ सही है, कुछ ऐसे टेढ़ा होके ये लाइन जा रहा है,
ठीक है, फिर से हम आर्टिस्टिक बन गए, एक लाइन की जगह 2-3 लाइन खींच दिए। तो ये कुछ ऐसे आ गया, तो इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये a माइनस बी का रिजल्टेंट है, मतलब ये r डैश है सपोज, तो r डैश वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? दिस इज द वेक्टर ऑफ a माइनस बी। ठीक है, बड़ा आसान है, ये a प्लस बी था, ये r डैश a माइनस बी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वगैरह जैसे निकालते हैं सेम फंडा, इसका जो भी है एंगल बीच में जो होगा एग्जैक्टली सेम थिंग विल फॉलो, द ओनली कॉन्सेप्ट इज a माइनस बी ऐसे निकालते हैं। तो अब इसके प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम वे में सारे प्रॉपर्टीज वो फॉलो करेगा, जैसे एडिशन में था वो सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, लेकिन जहां पे हम ये b माइनस बी ले रहे हैं, इसे हम सपोज मान लेते हैं c। ये चीज क्या बन गया? a प्लस सी, वेयर c इज माइनस बी। ठीक है, तो ये जो है ये तो एडिशन है ना, ये सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। बाकी जब माइनस बी को डाल देंगे तो जो जैसा किस्सा बनना होगा बनेगा, ये प्रॉब्लम है। ओके, वहां पे भी देखिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, बट 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2 हो रहा था, हम मान रहे। तो अगर हम ब्रैकेटेड में ले जाए, एक एंटाइटी मान ले, तो ये क्या हो रहा है? 2 प्लस नेगेटिव ऑफ 3 इज डेफिनेटली इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बस सेम कॉन्सेप्ट है, ए प्लस सी है, मतलब अब ये सी के अंदर ना माइनस बी है, हमको क्या पता, वो तो ब्रैकेट के अंदर वो जैसा होगा वैसा अपना काम दिखाएगा, जब ब्रैकेट तोड़ के उसको बाहर लाएंगे। हमने उसको लिपापोती करके अपना काम चला के अपना मतलब निकाल लिया। ठीक है, तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और जबरदस्त मजा, सुपर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और अगर हो सके तो उसी दिन ही प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए वेक्टर, मजेदार एंड वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, होप यू हैव एंजॉयड। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मजा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।